तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है जयदेव परांजपे और आप सबका नगरायण में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, कमर्शियल रियल एस्टेट के विषय में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम रेसिडेंशियल के विषय में अधिक बात करेंगे। तो सवाल होता है कि वैल्यू और प्राइस जो आपको मिलता है और उसके तुलना में आप जो कीमत अता करते हैं, तो इसके विषय में बात होती है। तो ये बनना चाहिए। और ये हमारे यहाँ एक विचार ये है कि अपने रहते हुए घर की कीमत बढ़ रही है या नहीं, इसके ऊपर हम लोग सोचते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। तो वो हमें देना चाहिए। तो मैं आपको कुछ एक आध दो उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं किसी प्रोजेक्ट का या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, किंतु हमारे पास ऐसे केसेस तो आते रहते हैं, सुनाई पड़ते रहते हैं। तो एक ऐसा है कि चढ़ान पे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी बनी है, जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट हुई और स्टैंड अलोन बिल्डिंग ही बनी है। तो वो तिरछे कॉलम लगा के वगैरह जो होती है, उस प्रकार की रीडेवलपमेंट वहाँ पर हुई। अब बिल्डर ने बहुत बड़ा सारा मार्केटिंग कर रखा और यूं की लोकेशन भी अच्छा था। तो एक बंदे ने होम लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदी 1.4 करोड़ रुपए में। और 3 साल बाद उसको नौबत आई बेचने की। तब वो तो बिल्डर जैसा मार्केटिंग कर नहीं सकता। और स्टैंड अलोन बिल्डिंग में ना कोई एमिनिटी है, ना कोई साइज है, ना कुछ है। तो उसको जो प्राइस मिली वो 1.4 करोड़, याद रखिएगा, उन्होंने भरी थी होम लोन लेके। और उनको जो मिल रही थी वो थी 1.2 करोड़। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वैल्यू जो है वो प्राइस की तुलना में बैठ नहीं रही थी। अब सोचिए उनका क्या हाल होगा। दूसरे एक किस्से में ये हुआ था कि बिल्डिंग तो बड़ी थी, कॉम्प्लेक्स काफी अच्छा था, किंतु उन्होंने वो भी चढ़ान पे थी। और चढ़ान पे होने के बावजूद उन्होंने 2 बेसमेंट की पार्किंग दे रखी थी। किंतु कंपाउंड वॉल जो ढलान के ऊपर आती है, उसको रिटेनिंग वॉल नहीं बनाया था। तो हर मॉनसून सीजन में, हर बारिश के मौसम में वहां पे सारे बेसमेंट के अंदर पूरा पानी भर जाता था। और कई किस्से तो ऐसे सामने आते हैं जिसमें ऐसे कई छोटे छोटे जो कारण होते हैं वो मिलके ये वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, इरोड हो जाती है। अब वैल्यू इरोड हो जाती है तो उसका आपको जो रिफ्लेक्शन है वो प्राइस में दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार से ये वैल्यू और प्राइस की जो पैरिटी जिसे कहते हैं, एक उसमें एक वाक्यता होनी चाहिए, वो नहीं रह जाती। तो ये वैल्यू कहाँ से आती है और प्राइस के साथ उसकी एक वाक्यता कैसे होती है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये वैल्यू और प्राइस में जो एक वाक्यता होनी चाहिए, ये आती है रेलेवेंट डेवलपमेंट से। अब किसी डेवलपमेंट को रेलेवेंट कब बोला जाता है? जब उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ केवल किसी एक फ्लैट के लेआउट पर या बिल्डिंग के फ्लोर लेआउट पर निर्भर नहीं करती है। इसमें कई सारी बातें होती हैं, या केवल एमिनिटीज पर भी निर्भर नहीं करती हैं। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो डिफाइन होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है एमिनिटी, दूसरा होता है कम्युनिटी। और एमिनिटी फॉर कम्युनिटी, तो ये किस प्रकार से गणित बैठता है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि रेलेवेंट क्या है और रेलेवेंट क्या नहीं है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि रेलेवेंट क्या है। अब कोई प्रॉपर्टी आज रेलेवेंट है और कल नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। होना नहीं चाहिए, चलता नहीं ऐसे। तो कब तक रेलेवेंट रहनी चाहिए? तो बेसिक में चलते हैं। गृहस्थी का जो समय चक्र होता है, एक लाइफ साइकिल होती है, वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? तो बच्चों को बड़ा करके अगली पीढ़ी को देना, जनरेशनल हैंडओवर की जो साइकिल है उसको देख सकते हैं। और हमारे यहाँ एक संकल्पना है तप। तप माना जाता है 12 वर्षों का होता है। तो ये 12 वर्ष जो है, उनको आप 2.5 से आप उसका गुणाकार कीजिए। तो आपका बनता है 2.5 तप, अर्थात 30 वर्ष। तो 30 वर्ष तक तो ये रेलेवेंट रहना ही चाहिए। उसके बाद फिर एक बार जनरेशनल हैंडओवर की बात हो सकती है, रीडेवलपमेंट की बात हो सकती है। तो एक प्रकार से आप ये भी मान लीजिए कि रीडेवलपमेंट के लिए सही समय क्या है, तो 2.5 तप के बाद। अब इस 2.5 तप की जो गृहस्थी की समय चक्र की जो एक सीमा है, उस अंतराल में
आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती जाती हैं। तो मान लीजिए आज एक बच्चे का जन्म हुआ है, वो सारी दीवारों पे जो है पूरा रेखाटन कर रहा है। और जब बड़ा होता है तो मान लीजिए इंटीरियर डिजाइनर बनता है, तो वॉलपेपर लगाना शुरू करता है या वॉल पेंटिंग्स करना शुरू करता है, तब भी दीवार को वो पेंट करता है। तो इस सारे पूरी ये प्रवास जो है, इसमें आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती जाती हैं। तो इन बदलती आवश्यकताओं को 30 साल तक केटर कर सके, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है, उसे आप रिलेवेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अब किसी प्रोजेक्ट को, प्रॉपर्टी को, डेवलपमेंट को यदि कुछ रेलेवेंट बना सकता है, तो वो है डिजाइन। और डिजाइन ना केवल उस प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग का, अपितु मैं कहूंगा कि डिजाइन पूरे प्रोजेक्ट का। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है, उसमें आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट आता है, लीगैलिटीज आते हैं, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन आता है। अ, वैसे क्या किसी ने आपको आज तक बताया कि खासकर यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो माइवन टेक्नोलॉजी से बनी है, तो वो आप अंडर कंस्ट्रक्शन ही खरीदें, उसके अधिक आपको बेनिफिट्स होते हैं। तो ये पूरे प्रोजेक्ट का जो डिजाइन होता है, ये तय करता है कि ये प्रॉपर्टी कितनी रेलेवेंट है। अब इसमें दो बातें अक्सर जिनकी चर्चा होती है, इनके ऊपर मैं अतिरिक्त एक सत्र जो है वो खर्च नहीं करना चाहता, तो मैं इसके बारे में यही निपटारा कर दूंगा आपको। और यही शब्द सही है। इसमें एक आता है व्यू, बड़ा अच्छा व्यू है वगैरह, या ऊपर जाएंगे तो बहुत अच्छा व्यू मिलता है। अब ये व्यू जो होता है ना, आप एक बार सारे सीजन्स देख लो, एक पूरा साल वहां पर आप बिता लो, तो उस व्यू की आपके लिए कोई अहमियत नहीं रह जाती, कोई महत्व नहीं रह जाता, उसमें कोई नाविन्य नहीं बचता। तो यदि कोई व्यू ऐसा है जो देखने लायक है ही नहीं, तो बात और है, अन्यथा व्यू के पीछे ना जाएं। दूसरी बात आती है वास्तु की, वास्तुशास्त्र। तो जो मानते हैं भाई, जैसी आपकी श्रद्धा उत्तम है, किंतु जो मैं जान पाया हूं वो ये है कि वास्तुशास्त्र जमीन पर बने हुए, चारों ओर से ओपन, इस प्रकार के हमारे पारंपरिक घर के लिए बना हुआ है। तो जो फ्लैट्स का जो डिजाइन होता है किसी भी बिल्डिंग के फ्लोर पे, वो मिरर इमेज के स्वरूप में होता है। तो जैसे एक लेआउट बन गया, तो उसका इस तरफ मिरर इमेज बना के फ्लोर बनता है, या इस तरफ बना के बनता है, या कई सारे मिरर इमेजेस बना के बनता है। तो कोई भी घर जो है, कोई भी फ्लैट जो है, वो एक तो जमीन पे तो होता है ही नहीं, और चारों ओर से खुला भी नहीं होता। तो ऐसे में वास्तुशास्त्र के सारे नियम हम एक फ्लैट में ला पाए, ये लगभग असंभव है। तो पूरी पूरी तरह से वर्ज्य या त्याज्य ना हो, तो जो कि कुछ 5% भी केसेस नहीं होंगे, क्योंकि हाँ, आमतौर पे बिल्डर जो है ये पर्याप्त मात्रा में ध्यान रखते हैं इस बात का कि वास्तु के विरोध में तो ना जाएं। तो इसके अतिरिक्त आप बहुत अधिक वास्तु के विश्लेषण में जाएं, ये मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा। तो अब बचता है आप लेआउट की जो निटी ग्रिटीज हैं, जो तफसील हैं सारे, उसमें आप देख सकते हैं। अब ये लेआउट फ्लैट का होता है, फ्लैट के बाहर की फ्लोर की लॉबी का होता है, डक्ट्स के डिजाइन का होता है, और बहुत सारी चीजें इसमें हैं। और जिन छोटी छोटी से बड़ी बड़ी चीजों तक हम अलग अलग इस इन सारे विषयों पर चर्चा अवश्य करने जा रहे हैं। तो ये डिजाइन ही होता है, गांठ बांध लें कि ये डिजाइन ही होता है जो किसी प्रोजेक्ट को, डेवलपमेंट को, प्रॉपर्टी को रेलेवेंट डेवलपमेंट बनाता है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हम रियल एस्टेट सेक्टर में बतौर एडवाइजर काम करते हैं, ब्रोकिंग नहीं करते हैं। हम फील्ड पे जाते हैं, प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करते हैं, इकोनॉमी, मास्टर प्लान, डेवलपमेंट प्लान, सैटेलाइट व्यू, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, बहुत सारी चीजों का हम परामर्श करते हैं, और उसके पश्चात एडवाइस देते हैं। तो जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप केवल रिलेवेंट डेवलपमेंट में ही इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा, तो इसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, इसके ऊपर हम आने वाले समय में और भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप मुझसे इस प्लेलिस्ट पर जुड़े रहें, जिसका नाम है नगरायण। इन विषयों पर सार्वजनिक स्तर पर एक विस्तृत और व्यापक चर्चा हो, ऐसा प्रतीत हुआ, इसलिए मैं इस YouTube के माध्यम का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यदि आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार छोड़ें। अपने परिजनों में भी इस बात को प्रसारित करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर भी जुड़ सकते हैं। और आने वाले अगले सत्र से पहले-पहले यदि आप चाहें तो आपके विचार, सुझाव और आपके जो भी प्रश्न भी हों, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, संवाद करें। क्योंकि पता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधाः। बहुत-बहुत धन्यवाद।